बीजेपी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2019 की जीत के बाद पहली बार बीजेपी की इतनी बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से कार्यकारिणी की शुरुआत होगी, जबकि पीएम मोदी का समापन भाषण भी होगा। वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। मोदी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। 2019 में बीजेपी ने धमाकेदार अंदाज में वापसी की। कमल ऐसा खिला कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। इस जबरदस्त जीत के 2 साल बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। 2019 में मोदी सरकार की वापसी के बाद बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। ये कार्यकारिणी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी, जबकि समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेन फोकस 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ साथ उपचुनाव के नतीजों, केंद्रीय योजनाओं, गरीबों के कार्यक्रम, कोरोना में कार्यकर्ताओं के काम और 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर होगा। कोविड प्रोटोकॉल के कारण सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी के पदाधिकारी यानी 124 सदस्य ही बैठक में शिरकत करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य महासचिव और राज्यों के कार्यकारिणी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खुद शिरकत करेंगे और चुनावी फीडबैक देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक भारत की एकता अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। उपचुनावों में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त झटका लगा है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम दिग्गज जुटेंगे तो ये हार भी परेशान करने वाले मसलों में शामिल होगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेताओं का पलायन भी थम नहीं रहा। उपचुनाव में हार ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रस्ताव जैसा होता है, प्रस्ताव होगा, राजनीतिक प्रस्ताव होगा। आगे 5 प्रदेश का चुनाव है, उसके बारे में भी चर्चा होगा, तैयारी के बारे में। बाकी कुछ सैद्धांतिक बातें, संगठन के बारे में भी चर्चा होगा।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपचुनाव में हार और 5 राज्यों में चुनाव पर चर्चा तो होगी ही, पर उन मसलों पर भी नजर होगी जो पार्टी को परेशान कर रहे हैं, फिर चाहे वो महंगाई हो या फिर अपनी मांगों पर अड़े किसान। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी 70% के साथ सबसे पॉपुलर नेता चुने गए हैं। जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। इस रेटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6ठे नंबर पर हैं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। किसानों की लड़ाई पर सियासत गर्मा गई है। रोहतक में किसानों ने बीजेपी नेताओं को बंधक बना लिया था। अब बीजेपी सांसद ने कांग्रेस की साजिश बताते हुए खुली धमकी दे डाली। कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा के मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, आंख उठेगा तो उसके हाथ को काट लेंगे, इसको कोई छोड़ेंगे नहीं। ये छटपटा रहे हैं। ये किस बात के लिए छटपटा रहे हैं? राज के लिए। और एक बात आज लिख ले, ये लिख ले एक बात को कि 25 साल कांग्रेस चक्कर काटती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज को नहीं छोड़ने वाली। 25 साल मैं तो इसको जो आज इन्होंने किया एक बहुत बड़ी नौटंकी कहूँगा और साथ में ड्रामा कहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी और सांसद और पूर्व एमएलए वहाँ पर कर रहे थे, और सांसद 4 बार का सांसद है और ऐसी अभद्र और अनडेमोक्रेटिक और ऐसी बुखलाहट वाले बयान देगा, ये मैंने तो कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। लगता है कि अरविंद शर्मा जी अपना धरातल खो चुके हैं, उनके नीचे की धरती जो है वो खिसक चुकी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की मार डबल हो गई। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों की एक एक सांस पर प्रदूषण का बोझ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों का जो हाल है उसमें कोरोना वाले खतरे की आहट भी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त दिल्ली में एक एक सांस लेना खतरनाक है। चारों तरफ धुंध, न सूरज का कुछ पता न आसमान का, और सांस लेने के लिए बस धुआं ही धुआं है। दिवाली पर एक्यूआई का आंकड़ा 900 से भी ऊपर चला गया था। शनिवार को धूप निकलने पर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन 500 के ही आसपास रहा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इस बार ये तस्वीरें और ज्यादा डरा रही हैं, क्योंकि कोरोना के साथ वायु प्रदूषण का ये कॉकटेल दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये सवाल आज ट्रेंड कर रहे हैं कि क्या वायु प्रदूषण से कोरोना वायरस की शक्ति बढ़ जाएगी? क्या संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाएगी? क्या हवा में भयंकर प्रदूषण कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए इस बीमारी को और ज्यादा मारक बना देगा? एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो बात कही है, उसने चिंता और बढ़ा दी है। प्रदूषण ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सिवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। अगर आप सोच रहे हैं कि हर साल कुछ ही दिन में दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी खराब कैसे हो जाती है, तो इसका जवाब है जलती हुई पराली। दिल्ली पर धूम धड़ाके के साथ की जाने वाली आतिशबाजी, कम तापमान का शहर को शिकंजे में लेना, फैक्ट्रियों और वाहनों का प्रदूषण और निर्माण कार्यों की धूल, इसमें भी पराली जलाने से हुए प्रदूषण का शेयर 36% है। दिल्ली के पहले की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने की आखिर में पंजाब और हरियाणा में पराली जलना शुरू हो गई थी। खेतों से उठा ये धुआं दिवाली के 2 दिन पहले ही दिल्ली के आसमान में छाने लगा था।
इंडिया टुडे की DIU ने नासा के डेटा के आधार पर यह बताया कि कैसे 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पंजाब और हरियाणा में किसानों की अपने खेतों में आग लगाने की घटनाएं लगातार होती रहीं। किसान कह रहे हैं कि उन्हें पराली नहीं जलाने की एवज में ज्यादा पैसे चाहिए। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। यानी सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बाद भी पंजाब हरियाणा में पराली जल रही है। जिन लोगों पर कोर्ट के आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी थी वो मजबूरियां गिना रहे हैं। बोल रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इशू है। कोई अकेला यहाँ का पराली का और स्मोक का, कहीं नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब हरियाणा और दिल्ली का मसला नहीं है। इस साल अक्टूबर के महीने तक तो बारिश हुई, लिहाजा खेतों में नमी थी। इसीलिए पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली का प्रकोप देर से आया और अब देर तक रहेगा भी। ठंड बढ़ने के साथ स्थिति ज्यादा गंभीर होगी। दिल्ली से मोहित शर्मा, हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2019 की जीत के बाद पहली बार बीजेपी की इतनी बड़ी बैठक हो रही है। सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से कार्यकारिणी की शुरुआत होगी, जबकि पीएम मोदी का समापन भाषण 3 बजे होगा। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। मोदी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। 2019 में बीजेपी ने धमाकेदार अंदाज में वापसी की। कमल ऐसा खिला कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। इस जबरदस्त जीत के 2 साल बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। 2019 में मोदी सरकार की वापसी के बाद बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में होगी। ये कार्यकारिणी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी, जबकि समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेन फोकस 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ साथ उपचुनाव के नतीजों, केंद्रीय योजनाओं, गरीबों के कार्यक्रम, कोरोना में कार्यकर्ताओं के काम और 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर होगा। कोविड प्रोटोकॉल के कारण सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी के पदाधिकारी यानी 124 सदस्य ही बैठक में शिरकत करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य महासचिव और राज्यों के कार्यकारिणी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खुद शिरकत करेंगे और चुनावी फीडबैक देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत
या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। उपचुनावों में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त झटका लगा है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम दिग्गज जुटेंगे तो ये हार भी परेशान करने वाले मसलों में शामिल होगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेताओं का पलायन भी थम नहीं रहा। उपचुनाव में हार ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रस्ताव जैसा होता है प्रस्ताव होगा, राजनीतिक प्रस्ताव होगा। आगे 5 प्रदेश का चुनाव है, उसके बारे में भी चर्चा होगा, तैयारी के बारे में। बाकी कुछ सैद्धांतिक बातें, संगठन के बारे में भी चर्चा होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपचुनाव में हार और 5 राज्यों में चुनाव पर चर्चा तो होगी ही, पर उन मसलों पर भी नजर होगी जो पार्टी को परेशान कर रहे हैं, फिर चाहे वो महंगाई हो या फिर अपनी मांगों पर अड़े किसान। आज तक ब्यूरो। अब रुक करते हैं आर्यन खान ड्रग्स केस की ओर, जिसकी जांच से एनसीबी के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छुट्टी तो हो गई, लेकिन सियासत तेज हो गई। आर्यन केस समेत 6 केस से कल समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सियासी आर पार का सिलसिला नहीं थम रहा और इन हमलों के जरिए हर रोज आरोपों और अपने अपने खुलासों की नई किश्त सामने आ रही है। गिरफ्तारी, डील, गवाह और साजिश, आरोपों की गुत्थी में उलझा ड्रग्स केस दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है। ड्रग केस की कहानी में आए दिन नए किरदारों की एंट्री होती है और साजिश की सुई दूसरी तरफ घूम जाती है। अभी एनसीबी ने ड्रग केस की जांच का जोन बदला ही था कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। यानी मोहित कंबोज का दावा है कि जिस ड्रग केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उस केस की प्लानिंग के पीछे एनसीपी के ही नेताओं का हाथ है। मैंने ये सामने रखा कैसे सैम डिसूजा ने, सुनील पाटिल ने उसको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, बात की कि मेरी मीटिंग किसी नारकोटिक्स अधिकारी के साथ कराओ, मेरे पास इंटेल है। फिर सुनील पाटिल ने वहां पे किरण गोसावी जो उसका आदमी है और मनीष भानुशाली, उसको मिलवाया सैम डिसूजा से। तो अभी तक जो नैरेटिव, गलत नैरेटिव महाराष्ट्र के मंत्री बता रहे थे कि किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका बैक टू बैक इन्वॉल्वमेंट है समीर वानखेड़े के साथ, तो ये साबित हो गया कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी, बड़ी एक स्टोरी तैयार करने की कोशिश महाराष्ट्र में मंत्री कर रहे थे। मोहित कंबोज ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पर आरोपों की नई किस्त जारी की तो बीजेपी सीधे नवाब मलिक पर हमलावर हो गई। क्या यही कारण था राष्ट्रवादी दल के नेता और मंत्री नवाब मलिक जी रोजाना पत्रकार वार्ता कर रहे थे? पूरी की पूरी सरकार हिमालय के चट्टान की तरह ड्रग माफिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। क्या वहीं पर भी कोई वसूली हो रही है? बीजेपी के इन हमलों के बीच नवाब मलिक की बेटी ने जवाबी ट्वीट किया। बीजेपी नेताओं के साथ सुनील पाटिल और गोसावी की तस्वीरें जारी कर दी। ड्रग केस में वार पलटवार का यह नया दौर ठीक उसी वक्त शुरू हुआ है जब एनसीबी की सेंट्रल जोन की टीम आर्यन खान केस समेत 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। इस टीम की अगुवाई कर रहे आईपीएस अफसर संजय कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि ड्रग केस की जांच में समीर वानखेड़े की मदद ली जाएगी। We have taken over a group of 6 cases. We have already issued a statement last night
So I have nothing more to add. सर, So as of now, समीर वानखेड़े के भी लगाए गए हैं यहाँ पे, क्या उनका सहयोग भी लिया जाएगा पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? he is JD Mumbai. He definitely हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। समीर वानखेड़े से आर्यन समेत 6 केस लिए जाने के बाद नवाब मलिक ने इसे अपनी जीत की तरफ पेश किया था। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा था, वानखेड़े को आर्यन समेत 5 केस से हटा दिया गया है। इस मामले में 26 केसों की जांच होना चाहिए। ये तो शुरुआत है। सिस्टम को साफ करने के लिए कई कदम उठाए जाने हैं। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। माना जा रहा है कि मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। उम्मीद है कि इस जांच से ड्रग केस की सच्चाई सामने आ सकेगी। साथ ही ये भी पता चल पाएगा कि इस केस पर जारी सियासत के बीच किसके आरोपों में सच्चाई है और कौन ड्रग केस में झूठे आरोपों का जाल बुन रहा है। मुंबई से दिवेश सिंह, पंकज उपाध्याय, हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।